डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के बारे में जानेंगे। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए मंथली कार्य है। हम जानते हैं कि बैंक में ट्रांजैक्शन दो रूप में होता है। पहला है नकद और दूसरा है उधार। नकद जो ट्रांजैक्शन होता है उसमें बैंक तो भी नकद ही माना जाता है। बैंक के माध्यम से चेक निर्गत किया जाता है। बैंक के माध्यम से चेक जमा लिया जाता है और बैंक आपके जमा राशि पर ब्याज देती है या कुछ ऐसे मेंटेनेंस खर्च हैं वो उस पर रखती है, काटती है। तभी बैंक जो है आपका एजेंट का भी काम करता है और उस एजेंसी के रूप में वह आपके बिहाफ में आपका प्रीमियम, आपके चार्जेस, आपके फ़ी, आपके टैक्स आदि का वह पेमेंट भी आपके बिहाफ में करता है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि बैंकिंग रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट जो है वह डिफरेंसेस तो दूर करता है। वह डिफरेंसेस जो होता है वह बैंक के बैलेंस यानी जो पासबुक में रहता है और जो आप टेक्स्टबुक मेंटेन करते हैं उसका बैलेंस रहता है। दोनों बैलेंस में भिन्नताएं आती है, डिफरेंसेस आती है और यह डिफरेंसेस आने का एकमात्र उद्देश्य यह है कि हम जो पासबुक अपडेट कराते हैं वह एक पार्टिकुलर डेट पर कराते हैं। उदाहरण के लिए 30 अप्रैल 2020 को हमने टेक्स्टबुक लिखा और टेक्स्टबुक लिखते समय हम क्या किए कि जो ट्रांजैक्शन हुआ वाउचर्स के आधार पर या बिल के आधार पर या टैक्स मेमो के आधार पर या अन्य कोई विगत इनवॉइस के आधार पर अगर कोई पेमेंट हुआ तो उस पेमेंट को हम क्या करते हैं, उसको अपने टेक्स्टबुक पर लिखते हैं। टेक्स्टबुक जो होता है वह जर्नलाइजेशन का ही एक पार्ट है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि जर्नल एंट्री करते हैं, लेजर बनाते हैं, तो टेक्स्टबुक को भी हम लोग प्रिंसिपल जर्नल कहते हैं। तो टेक्स्टबुक में हम क्या करते हैं, जर्नल डे बाय डे हम एंट्री कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए अब हम देखिए चेक इश्यूड किए तो हम क्या किए, अपना बैलेंस हम घटा दिए। चेक इश्यूड किए, अपना जो जमा राशि है डेबिट बैलेंस में से हम वो जो चेक अमाउंट घटे 5,000 था मान लीजिए तो 5,000 माइनस कर दिए। तो हम 5,000 माइनस किए तो मेरा चेक टेक्स्टबुक में तो 5,000 माइनस हो गया। लेकिन आप देखिएगा कि पासबुक तो चेक अगर पासबुक में तभी माइनस होगा जब उसको पेमेंट उसी दिन किया जाएगा। आप चेक इशूड हुआ आज 30 तारीख तो अब पेमेंट हो रहा है 7 तारीख को, 7 तारीख वो क्लियर कर रहा है पेमेंट के लिए। तो आप तो 30 तारीख का जो टेक्स्टबुक का जो अमाउंट रहेगा वह पासबुक से कम हो जाएगा। तो यह 5,000 का अमाउंट जो डिफरेंस आया इसलिए आया क्योंकि चेक निर्गत किया गया लेकिन वो प्रेजेंट नहीं किया गया। तो पहला कारण आप देख रहे हैं। दूसरा कारण है कि चेक इश्यू पेड, चेक हम पेड किए, किसी तो चेक पेड किए बैंक में तो हम क्या किए कि अपना टेक्स्टबुक में पैसा बढ़ा दिए कि मेरे चेक जो है तो आया है, उस चेक तो हम पेड किए हैं तो मेरे पास पैसा आया है। तो लेकिन बैंक में वो प्रेजेंट नहीं हुआ तो वहाँ पासबुक तो नहीं बढ़ा हुआ है। तो इस कारण से दोनों में अंतर आ जाएगा। इसी प्रकार टेक्स्टबुक में इंटरेस्ट का एंट्री तब होती है जब बैंक एंट्री उसको कर देता है। तो हम देख रहे हैं कि बैंक जो है इंटरेस्ट अलाउड किया और कस्टमर तो नहीं बताया। तो उस प्रकार से हम देखते हैं कि इंटरेस्ट जो है अलाउड जो है
पासबुक में तो बढ़ा हुआ है लेकिन तय सबूत में नहीं बढ़ा हुआ है, तो इसलिए अंतर आ दिया। उसके बाद हम देख रहे हैं इंटरेस्ट एंड एक्सपेंस, तो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है तो एक्सपेंस कर रहा है, तो उसको हम लोग देखते हैं इंटरेस्ट और एक्सपेंसेस चार्ज किया तो वह मेरा बैंक का जो अकाउंट है पासबुक है उसमें वो घटा दिया, लेकिन हम पासबुक में चूँकि नहीं घटाए हैं, क्योंकि हम तो जानकारी नहीं है कि इंटरेस्ट एक्सपेंस चार्ज किया है बैंक के द्वारा, तो हम क्या करेंगे उसको हम नहीं घटाएंगे, नहीं घटाते हैं। तो एज यूजुअल क्या हुआ, दोनों में फिर डिफरेंस आ गया, क्योंकि वहाँ घटा हुआ है, मेरा बढ़ा हुआ है। फिर हम देखते हैं इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। अब तो डिविडेंड तो कंपनी का डिविडेंड है जो बैंक में आया, हम तो पता नहीं है, कहीं से हम एफडी कराएं उसका इंटरेस्ट आया, वो कहीं से हम डिपॉजिट किए उसका तो इंटरेस्ट आया, तो इसका इंटरेस्ट तो आया बैंक में, वो पासबुक में अपना चढ़ा लिया लेकिन पासबुक में नहीं चढ़ा हुआ है, तो इसलिए डिफरेंस आ रहा है। फिर आ रहा है डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक, तो ऐसा पेमेंट बैंक डायरेक्ट कर दिया आपके बिहाफ में, तो वो घटा लिया यदि आप नहीं घटाएं, तो इसलिए अंतर आ रहा है। तो डायरेक्ट पेमेंट अगर बैंक कर दे, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिले टाइमली, तो और डिफरेंस तो होगा ही, ये एज नेचुरल बात है। इसको हम लोग जो डिफरेंस आता है उसको हम लोग क्या करते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे मान लो बैंक घटा दिया तो हम भी घटा लेंगे, बैंक जोड़ दिया तो हम भी जोड़ देंगे। तो जिस तरह से बैंक पासबुक में एंट्री करेगा, हम उसी तरह तय सबूत तो भी एडजस्टमेंट कर लेंगे ऐड और लेस के द्वारा, तो मेरा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बन जाएगा। उसके बाद हम देख रहे हैं कि आपका अगर तो कस्टमर डायरेक्ट पेमेंट बैंक में कर देता है आपके अकाउंट में, तो आपका वहाँ पासबुक बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पर आपके तय सबूत में जानकारी नहीं रहने के कारण आपका कम रहता है, तो उसको भी हम एडजस्ट कर सकते हैं, जोड़कर बढ़ा सकते हैं। यदि तो बिल आप दिए हैं डिजोनर, डिस्काउंटेड बिल है, बैंक में बिल डिस्काउंट कराए हैं और डिजोनर हो दिया है, तो बैंक घटा दिया, डिजोनर हो दिया, तो आप जो पेमेंट किए थे वो आप देख रहे हैं कि मेरा जो है बिल डिजोनर हो दिया है, तो मेरा डिजोनर बिल का क्या है फिर रिवर्स एंट्री हो दिया, तो उसके लिए भी आप एडजस्टमेंट आप करना पड़ेगा। इसी तरह बिल कलेक्टेड बाय द बैंक, आपका तो बिल कलेक्शन किया, जैसे आपका बिल जो है बिल ऑफ एक्सचेंज जो बैंक कलेक्शन किया, तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, तरन डिफरेंसेस आएगा, और तो उस एरर आ जाता है बैंक के द्वारा, तो उस एरर के द्वारा भी होता है। ये सब जो सर्कमस्टांसेस जो है, इस सर्कमस्टेंस तो हम लोग बैलेंस द बैंक स्टेटमेंट और तय सबूत तो स्टेटमेंट दोनों तो मिलाएंगे, और मिलाने के लिए जो हम प्रक्रिया प्रोसेसिंग करेंगे उसी तो हम लोग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहेंगे। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने का क्या उद्देश्य है, क्या लाभ है, तो इसका मेन 3 लाभ है। आप देख सकते हैं कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन का 3 लाभ क्या है कि ये रिकॉन्सिलिएशन के द्वारा हम किसी प्रकार का एरर जो हुआ है बैंक के द्वारा या तय सबूत के द्वारा उसको सुधार लेंगे। उसके बाद तो क्लियरेंस में कितना लेट हो रहा है, आप एक चेक तो कितना देर में क्लियरेंस कर रहे हैं, उसको समय तो भी हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट से पता कर सकते हैं कि फरवरी का बिल तो आप मार्च में कर रहे हैं, तो फरवरी का बिल तो अप्रैल में कर रहे हैं, या फरवरी का बिल मई में कर रहे हैं, तो उससे हम ड्यूरेशन पता कर सकते हैं। और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि इस अगर रेगुलर हम रिकॉन्सिलिएशन करेंगे, स्टेटमेंट बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, किसी प्रकार का दबन को रोक सकते हैं, जो कस्टमर के द्वारा हो, स्टाफ के द्वारा हो या बैंक के द्वारा, उसको हम रोक सकते हैं। अब हम देखेंगे क्या फॉर्मेट है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन का फॉर्मेट क्या है। जैसे हम देखिए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट लिखते हैं, ऊपर में तब बना रहे हैं तो एज ऑन 30 अप्रैल 2020 यानी 30 अप्रैल 2020 को बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या आती हैं, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, बैंक पासबुक का जो स्टेटमेंट है उसको बैलेंस तो हम लिख लिए, और उसमें हम ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, चेक पेड बट नॉट ऐड क्रेडिटेड, उसको हम अमाउंट तो ऐड कर देंगे, प्रीमियम पेड और बैंक चार्जेस पेड उसको ऐड कर देंगे। हम उसके बाद हम क्या करेंगे, क्या नहीं घटाएंगे, चेक इश्यूड है लेकिन नहीं प्रेजेंट है तो उसको हम घटा लेंगे, इंटरेस्ट एंट्रेड है बैंक स्टेटमेंट में नहीं हुआ है तो उसको घटा लेंगे, और जो उसके बाद हम तो बैलेंस एज पर तय सबूत मिल जाएगा। तो दोनों अगर मिल जाता है तो कंप्लीट बन जाता है। इस प्रकार आज हम जाने कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो है क्यों बनाया जाता है और सभी संस्थान में हर महीना बनाना चाहिए। तो मैं आपको कैसा लगा यह मेरा वीडियो, और आगे के लिए हम और आगे अच्छा से पढ़ाने का प्रयास और अच्छा उपाय से हम पढ़ाने का प्रयास आपको करेंगे। धन्यवाद।